नमस्कार साथियों, चंबल प्रभा में आपका स्वागत है। साथियों, धौलपुर में पिछले 2 दिन से कोरोना काल में अक्षय तृतीया के अबूझ सावे पर हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह बहुचर्चित शादी है तीर्थराज मचकुंड पर स्थित लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास जी की। हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास जी ने दिल्ली की निवासी तृप्ता नाम की एक उच्च शिक्षित महिला से अक्षय तृतीया के मौके पर प्रेम विवाह किया है, जिसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग शादी को महंत जी का निजी मामला बता रहे हैं, तो कुछ इस शादी के विरुद्ध हैं। आपको बता दें, यह महिला नमामि गंगे प्रोजेक्ट में उच्च पद पर कार्यरत है और महंत कृष्णदास जी से प्रेम विवाह किया है। अब आप देखें महंत कृष्णदास जी से चंबल प्रभा रिपोर्टर रामू दुबे की खास बातचीत और सुने इस शादी को लेकर महंत जी ने क्या कहा। इससे पहले यदि आपने चंबल प्रभा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि प्रतिदिन शाम को जारी होने वाला हमारा बुलेटिन आपको मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं रामू दुबे और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि धौलपुर में बहुचर्चित मचकुंड धाम के लाडली जगमोहन मंदिर के महंत हमारे साथ कृष्णदास जी हैं, जिनकी शादी को लेकर धौलपुर में कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज हम भी संत कृष्णदास जी से बात करेंगे और जानेंगे उनके बारे में, उनकी शादी के बारे में, और लोगों को उनके जवाब यहाँ से मिलेंगे, हमारे चंबल प्रभा के माध्यम से मिलेंगे और सारी बातें हम करेंगे चंबल प्रभा न्यूज़ के माध्यम से। तो नमस्कार महंत जी। सर्वप्रथम आपको आपके शादी की शुभकामनाएं, आपको शादी की शुभकामनाएं और चंबल प्रभा न्यूज़ की ओर से जी जय जय श्री राधे। ये लोग जो बातें कर रहे हैं आपके बारे में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं जी। कोई समाज नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है, कोई समाज का, किसी भी समाज के किसी व्यक्ति विशेष की कोई टिप्पणी नहीं है। कुछ लोग जो जलन पीड़ा जिनको रहती है, जो चाहे मेरे से पीड़ित रहे हों या मेरे उद्देश्यों से पीड़ित रहे हों, उन्हीं लोगों की चर्चा का विषय है। वो कहीं 10-5 लोग हैं, ऐसा नहीं है कि किसी समाज के लोग कर रहे हों, कि किसी प्रशासन के लोग कर रहे हों, कि मीडिया के लोग कर रहे हों, ऐसा किसी ने नहीं किया। तो जैसे महंत जी, अचानक अक्षय तृतीया के दिन जो शादी हुई, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लोगों का मानना है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने शादी के बंधन में आप बंध गए। ये तृप्ता सिंह जी, जिनके बारे में, जिनसे मैंने शादी की है, करीब 2 महीने पहले मचकुंड आई और इन्होंने मचकुंड की विकास की संभावनाओं को तलाशा, चर्चा हुई। इन्होंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी मेरी बनाई। तो इन्होंने एक इच्छा जताई कि मैं यहाँ रह कर के एक विकास कार्य करना चाहती हूँ और लोगों का सहयोग लेकर, मीडिया का सहयोग लेकर इसको बढ़िया तरीके से मचकुंड का विकास हो, मचकुंड के नाम से ही धौलपुर की पहचान हो, ऐसा इनका विचार था। तो जब विचार मिले और उनकी जीवन के बारे में मुझे जो जानकारी मिली कि ये ऊपर से तो वास्तव में ही बहुत अच्छी हैं, सरल स्वभाव की हैं, कोमल हैं और बड़ी मेहनत की है, लेकिन इनको अंदर से जो पीड़ाएं कुछ लोगों से मिली, या ये समझिए कि प्रारब्ध का योग था, तो मुझे ये लगा कि इनका मन दुखी है। तो इनके मन को अगर मैं सहारा दे पाऊँ और विकास में अगर मील का पत्थर साबित हो, मचकुंड का विकास मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि मैं चाहता हूँ कि धौलपुर का विकास हो, और उसी के लिए मैंने ये सोचकर ऋषि मुनियों की परंपरा को भी ध्यान में रखा और मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप यहाँ आ सकती हैं, रह सकती हैं, और बहन के रूप में भी आ सकती हैं, बेटी के रूप में भी आ सकती हैं, एज में भी आपसे बड़ा हूँ। तो इन्होंने कहा कि देखिए, समाज के कुछ लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करेंगे, खास भाई के साथ जाने पे भी लोग विश्वास नहीं करते, और दुबका छुपकी के भाषाओं को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसलिए उनकी मानसिकताएं कुछ लोगों की जीर्ण शीर्ण रहती हैं। इसलिए आपको भी लालछन लगाएंगे या मुझे भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए गुरुजी, अगर हम रिश्ता पति पत्नी का ही एक रिश्ता बच जाता है, जिसको स्वीकार करने के बाद में हम साथ साथ यहाँ रह सकते हैं। तो मैंने कहा विचार करके हम आपस में चर्चा करते हैं। दोनों ने चर्चा की, हमारे विचार मिले, तो इन्होंने कहा ठीक है। तो फिर ये हमने निर्णय करीब 8 से 7 दिन पहले लिया कि हम आपस में अक्षय तृतीया के दिन शादी करेंगे। और मैंने इनको ये भी कहा, मैंने कहा अपने परिवार से आप सुझाव सलाह लें, तो
इनकी माँ, भैया, भाभी, पूरे परिवार से इन्होंने सलाह ली और परिवार ने स्वीकृति प्रदान की। मैंने भी अपनी माँ से, बहन से सलाह चर्चा की और स्वीकृति प्रदान ली। उसके बाद में ये निर्णय लिया कि ठीक है, हम शादी करेंगे। कुछ लोगों ने ऐसी टिप्पणियाँ की कि साहब गद्दी से हटाया जाए, आस्था का केंद्र है, आस्था को ठेस पहुँच रही है। उनको शायद ये नहीं मालूम कि ये गद्दी परंपरा 1984 में राजस्थान सरकार ने ख़त्म कर दी। 31/8/83 को ये गद्दी मेरी जो हुई थी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, 1984 में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पारित करके ये निर्णय ले लिया कि यह संपत्ति महंत संतों की नहीं, राजस्थान सरकार की है। और कोर्ट में जा महंत संतों को धौलपुर में 21 मंदिर ऐसे थे जिनको सुपुर्दगी श्रेणी में लिया। तो उन 21 में से एकमात्र में ऐसा सुपुर्दगार था जिसने महंत गद्दी को त्याग कर और सुपुर्दनामा भर के राजस्थान सरकार के हैंडओवर मंदिर को कर दिया। बाकी सभी न्यायालय में गए, कोई हारा, कोई जीता, आज भी विवादित हैं मंदिर। लेकिन मुझे राजस्थान सरकार में देने के बाद में राजस्थान सरकार ने मुझे यहाँ सुपुर्दगार नियुक्त किया, जिसका अधिकार जिला कलेक्टर और आयुक्त देवस्थान विभाग को होता है। ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने पूर्ण रूप से मुझको इसकी सुपुर्दगी दी और उस सुपुर्दगी का निर्वाह मैं अपने 1984 से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा जब तक सरकार चाहेगी। और सरकार को हटाने का अधिकार पूरा है। अगर सरकार ये चाहती है कि महंत कृष्णदास कहीं मंदिर में अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं या उन्होंने कोई गलत काम किया है, तो सरकार को पूरा अधिकार है, जिला कलेक्टर को, सरकार को, कि वो अपनी कार्रवाई करें और मुझे आदेशित करें। मैं हमेशा मंदिर छोड़ने के लिए या उसके लिए तैयार हूँ। अगर लगता है कि मुझसे लोगों की आस्था को ठेस पहुँच रही है तो ऐसा काम मैं नहीं करना चाहता। अगर मच्छकुंड के विकास में मैं कहीं सहयोग नहीं कर सकता तो मच्छकुंड के विकास में बाधा भी नहीं बनना चाहता। तो कहीं ना कहीं इस विवाह को लेकर लोगों ने जातिगत कमेंट किए हैं, जातिगत टिप्पणियां की हैं, उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? केवल कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो मेरे से पीड़ित हैं, उन्होंने ही टिप्पणियां की हैं। बाकी लोगों ने, आप देखिए कि 80% उस फेसबुक को भी देख लें, व्हाट्सएप को भी देख लें, लोगों ने सहयोग किया है और उनसे युद्ध लड़ा है। जिनको मैं जानता तक नहीं, उन लोगों ने भी युद्ध लड़ा है। मीडिया के पास भी हजारों फ़ोन आए, लोगों के सहयोग में भी आए और विरोध में भी आए, लेकिन मीडिया ने कहीं भी इसको गलत नहीं माना। और किसी तरीके से मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन लोगों की बातें नहीं सुनी, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग गलत हैं। तो मैडम नमस्कार, चंबल प्रभा की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ हम बधाइयाँ देते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने शादी की है और अचानक ये सारा काम हुआ? ये हाँ, हुआ तो बहुत ही अचानक है। हम लोग ऐसा कुछ सोचा नहीं था, बट सडनली मतलब 4 दिन में, 1 हफ्ते में सब कुछ डिसाइड हुआ। और मतलब कोई समय नहीं था कि लोगों को सूचित किया जाए या लोगों को बताया जाए, लोगों से परामर्श किया जाए। तो एक निष्कर्ष मतलब होता है कि हम लोगों के वार्तालाप में निकल के आया और तुरंत हमने ये डिसीजन, फैसला ले लिया कि ऐसा करना है। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, और मैंने बोला कि ठीक है, कि मुझे अगर दोबारा सौभाग्य मिलता है और गुरुजी मुझे अपनाते हैं तो उनसे योग्य वर तो मुझे जीवन में कोई नहीं मिल सकते हैं, जो कि ज्ञानी हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और आपको मतलब इतना जीवन में 10 साल अकेले व्यतीत करने के बाद में ठाकुर जी स्वयं अपना रहे हैं, आपको ऐसा आध्यात्मिक मार्ग आगे मिल रहा है चलने के लिए, क्योंकि मैं आध्यात्मिक रुचि रखती हूँ। तो मेरे थोड़ा सा 2-3 दिन मैंने समय ज़रूर लिया सोचने के लिए, पर हफ्ते भर में हमने डिसाइड करके फैसला किया कि हम लोग विवाह कर लेंगे। ऐसा रहा। ये विवाह का फैसला आपका बहुत अच्छा था और हमें भी काफ़ी, हम सराहना करते हैं इसकी। अंतर्जातीय जो मुद्दा है, हमारे देश में बहुत टिप्पणियां होती हैं इस मुद्दे पे, आपने उस सारे बंधन को तोड़कर ये विवाह संपन्न किया। इसके बारे में लोग भी कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक महिला के रूप में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब मेरा पहला विवाह हुआ था तो वो भी ब्राह्मण समाज में हुआ था, और वो भी बहुत प्रतिष्ठित परिवार के अंदर, उड़ीसा के जगत सिंहपुर में भरद्वाज गोत्र में मेरा विवाह हुआ था। मेरे जो पूर्व पहले पति थे, उनका स्वर्गीय सरोजकांत मिश्रा जी, तो वो भी भरद्वाज गोत्र से थे, तो बहुत अच्छे परिवार के अंदर वो हुए थे। बट ये था कि उनको एपिलेप्सी था और 1 साल में विदेश जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई, वहाँ पर उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो वो बहुत ही दुर्भाग्य था कि मेरे साथ बहुत कम एज में इतना बड़ी घटना हुई। 10 साल मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ में काम करती रही और पर्सनल फ्रंट में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। परिवार ने, लोगों ने कोशिश करी, मैंने स्वयं कोशिश करी कि मेरा घर दोबारा बस जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए।
पर शायद वो इतने वर्षों में कहीं हो ही नहीं पाया। और ऐसा प्रारब्ध या कोई ऐसा संयोग अभी एकदम सडनली बैठ गया कि गुरुजी ने ऐसा डिसीजन ले लिया कि इसको संरक्षण देना है एक बड़े के रूप में। और मेरे को भी समय लगा क्योंकि 10-12 साल का हमारा उम्र का गैप है। मैं 84 की पैदाइश है, गुरुजी 73 बॉर्न है, तो उसमें थोड़ा अंतर था। तो उसमें थोड़ा सा हमें 2-3 दिन मुझे समय लगा। और गुरुजी ने बोला कि आप जिस भी रूप में आना चाहती हैं, बेटी बहन जिस भी रूप में, पर क्या है कि अगर मैं बेटी के रूप में आती तब प्रश्न चिन्ह लगता, बहन के रूप में आती तो कौन बहन, कहाँ से दिल्ली से बहन आ गई, उस पर प्रश्न चिन्ह लगता। तो ऐसा लगा कि एक ही रिश्ता बचता है जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, जो कि पति पत्नी का रिश्ता है। और उसमें जो हम आगे आध्यात्मिक हमारी रुचि है या जो हमारा बातें मिली, एक होता है ना एज डिफरेंस हमने नहीं देखा, हमारी बातें बहुत मिली, हमारा आध्यात्मिक फ्रंट बहुत मिला, तो उस पर लगा कि शायद हम साथ चल सकते हैं और शायद मुझे गुरुजी के द्वारा दोबारा सौभाग्य मिल सकता है और आगे मतलब एक अच्छा कुछ हो सकता है, हम कुछ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जैसे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसमें एक बात सामने उठकर ये भी आती है कि आपका अब तक का जीवन जो आपने बताया कि 10 साल मैंने अकेले काटे, तो थोड़ा सा हम भी जानना चाहेंगे और लोगों को भी इस बात से अवगत कराना चाहेंगे कि किस प्रकार आप दिल्ली में रहीं और आपने अपना 10 साल का जो इतना बड़ा लंबा पीरियड था वो कैसे निकाला। मैं काम करती हूँ, मैं जॉब में हूँ, तो मैं और मेरा जॉब जो है वो मैं अमूर्त विरासत डॉक्यूमेंट करती हूँ। तो मेरा काफ़ी फील्ड विजिट्स रहे, लद्दाख में जैसे प्रोजेक्ट रहा, नेशनल म्यूज़ियम में मैं कार्यरत थी तब मैंने वहाँ पर काम किया, नमामि गंगे में काम कर रही हूँ, तो कभी प्रयाग जा रही हूँ, कभी आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ई गवर्नमेंट एनजीओ के थ्रू या गवर्नमेंट? ये मैं जो मेरा संस्थान है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट जो प्रोजेक्ट मिला हुआ है नमामि गंगे का वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। नीति आयोग के। जी, तो वो से जल ये NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो उस पर ये हम गौमुख से गंगा सागर तक गंगा जी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अमूर्त विरासत को, इंटेंजिबल हेरिटेज जिसको कहते हैं। तो उसमें मुझे काफ़ी मतलब भ्रमण करने का मौका मिला। मैं बनारस गई, मैं प्रयाग गई, मैंने कुंभ मेला डॉक्यूमेंट किया, काफ़ी साधु संतों, क्योंकि मेरी आध्यात्मिक रुचि रही है, स्वामी स्वरूपानंद जी को मैंने डॉक्यूमेंट किया, बड़े बड़े साधु संतों से मुलाकात हुई, हस्तिनापुर में जाना हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आध्यात्मिक रुझान होने के कारण मुझे ईश्वर ने ऐसा सौभाग्य भी दिया कि मैं धार्मिक क्षेत्रों में बहुत घूमी और उसके कारण जो मेरी रुचि है और बढ़ती गई, मेरी जिज्ञासा धार्मिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बढ़ती रही, प्रश्न बढ़ते रहे। यहाँ पर मचकुंड में आई तो यहाँ पर भी मेरे बहुत सारी जिज्ञासाएँ, प्रश्न थे कि मचकुंड तीर्थ है, भांजों को सारे तीर्थों का भांजा बोलते हैं, तो बहुत जिज्ञासाएँ मैंने गुरुजी से, महंत जी से रखी और बहुत प्रश्न मैंने उनसे पूछे। उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई, डॉक्यूमेंट मैंने उनको किया। उन्होंने मुझे स्कंद पुराण, विष्णु पुराण दिखाया कि यहाँ पे इन सब मचकुंड का वर्णन मिलता है। तो बहुत हमारा मतलब आध्यात्मिक काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ और उसमें मतलब ये रहा कि काम करती रही मैं, पर पर्सनल फ्रंट पे मेरा कोई आगे बढ़ नहीं पा रही थी मैं, कि कहीं पर फैमिली देख रही है तो नहीं बात बन पा रही है। मैंने खुद स्वयं कोशिश करी तो कोई मतलब शादी तक कहीं कुछ हमारा बात नहीं पहुंची, बहुत कोशिश करी और काम में रही, कहीं ऐसा नहीं हो पाया। पर सडनली जाके एकदम ये ऐसा प्रारब्ध था या ईश्वर का कुछ योग्य था, लाडली जगमोहन की कृपा थी कि ये विवाह हुआ। समाज में महिला उत्पीड़न, विधवा विवाह प्रथा, राजा राम मोहन राय जी ने इन चीज़ों को नकारा समाज से। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आज जो महिला उत्पीड़न जो चल रहा है समाज में, तो उसको कहीं ना कहीं नकारने की ज़रूरत है? देखिए, समाज में हर तरीके के लोग होते हैं और काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। एक विडो के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। हमारे समाज में हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, पर वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी, डेवलप नेशन तभी तैयार हो सकता है जब हम अपनी मानसिकता को, अपने विचारों को स्वस्थ रखें। आप समझ रहे हैं, मुट्ठी में 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। तो समाज में खाली ब्राह्मण वर्ग ही नहीं है, खाली और कोई वो नहीं है। जब 5 उंगलियां मिलती हैं, हर कोई मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, नाई मिलेगा, धोबी मिलेगा, आपको शूद्र मिलेगा, और कोई जो है आपका, वो सब मिलेंगे, तब जाकर एक मुट्ठी बनती है। तो इसी तरीके से समाज का वो है, मतलब समाज के वर्ण हैं। तो जब मंदिर में भी आते हैं, ठीक है गुरुजी हैं, बट अगर लोग नहीं आएंगे तो इस मंदिर की, इस मूर्ति की भी कोई वैल्यू नहीं है। जब हम आते हैं और ईश्वर से आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, अपना पूजन करते हैं, उससे प्रार्थना रखते हैं, तो उसके अंदर वो शक्ति भी आती है। तो भक्त नहीं होंगे तो भक्ति नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं
मुझे ऐसा लगता है कि जात पात से मैं तो शुरू से ही बहुत ऊपर हूँ, तो मेरे लिए तो ये इस पे इतना मैंने विचार नहीं किया, क्योंकि ना मेरा परिवार इतना ज़्यादा जात पात करता है और हम लोग सारे रिलीजन्स को बराबर मानते हैं कि अगर मुझे एक दरगाह पे जाना है तो मैं जाती हूँ और वैसे ही प्रणाम करती हूँ जैसे मैं इस मंदिर में प्रणाम करूँगी। तो ये जात पात मैं इतना नहीं मानती हूँ और सारा समाज एक ही है। क्योंकि अब छोटा सा एग्जांपल दूंगी, अब कोरोना चल रहा है, जब किसी को प्लाज्मा डोनर चाहिए होता है तो उस टाइम वो ये नहीं देखता है कि वो किस वर्ण से आ रहा है, उसको यही होता है कि मुझे इस ग्रुप का प्लाज्मा डोनर चाहिए। तो हम अगर छोटा छोटा सा अच्छा प्रयास करेंगे, सोचेंगे, तो वो सही रहेगा। ये मेरा सोच है। तो दोस्तों ये आपने पूरा सुना। अब आप अपने विचारों का, जो आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, उनको एक बार अपने विवेकानुसार एनालाइज करें और हमें भी बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपके मन में चल रहा है।